Today we are going to attend a new topic, how to RD transfer into a host cell. यानी रेस्ट ये जो RD है, रिकॉम्बिनेंट DNA है, उसको हम किसी होस्ट के अंदर कैसे ट्रांसफर करेंगे। पहली टेक्निक में आपने एक बात पढ़ी थी कि कोई सेल है, कोई कोशिका है, ये कोई कोशिका है और इसमें आरडी को इसके अंदर डालने के लिए पहले इसको लायक बनाते हैं। लायक बनाने के लिए इसको कैल्शियम से ट्रीट करते हैं, 42 डिग्री तापमान पे रखते हैं, बर्फ के ऊपर रखते हैं। ये पढ़ा था ना आपने पहले, पिछली क्लास में ये आपने बात पढ़ी थी। तो इसमें इसको लायक बनाते हैं इसमें कि आरडी इसमें प्रवेश हो जाए। अब बात यह कि इस आरडी को इसमें प्रवेश करवाएंगे कैसे, इस आरडी को इसमें प्रवेश करवाएंगे कैसे। हमने जो पहले बात पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि किसी कोशिका के अंदर आरडी को डाल रहे हैं तो उस कोशिका को तैयार कैसे करेंगे। मैंने एक मेहमान वाला एग्जाम्पल भी दिया था आपको। तो उस कोशिका को तैयार कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम कैल्शियम से ट्रीट करते हैं उसको, फिर उसको बर्फ पे रखते हैं, 42 डिग्री टेम्परेचर देते हैं, फिर वापस से बर्फ पे रखते हैं। ऐसा करने से आरडी उसके अंदर प्रवेश हो जाता है। ये बात तो ठीक है, लेकिन आरडी को इसके अंदर यहाँ तक लाएंगे कैसे, उसमें अंदर डालेंगे कैसे। क्लियर। तो ये टेक्निक है कि आरडी को प्रपोषी कोशिका में प्रवेश करवाने की विधि। कंफ्यूज मत हो ना, दोनों बातें अलग अलग। पहली बात को आप ऐसे नहीं लिख सकते कि आरडी के प्रवेश होने की विधि है ये। आप ये बताओगे कि किसी जीवाणु कोशिका को किस प्रकार से तैयार करें कि आरडी में प्रवेश हो जाए, आरडी में प्रवेश हो जाए। अब दूसरी बात है कि आरडी को कैसे धक्का मारे कि उसमें चला जाए। अलग लैंग्वेज में मैंने बात बता दी कि आरडी को कैसे धक्का मारे। ठीक है, तो यहाँ पर आरडी को प्रवेश करवाने की दो टेक्निक है। एक तो है सूक्ष्म अंतक्षेपण, ये जंतुओं में होती है, और एक बायोलिस्टिक या जीनगन विधि। इसमें एक माइक्रो इंजेक्शन होता है, ऐसा एक माइक्रो इंजेक्शन होता है। ऐसे माइक्रो इंजेक्शन लेके आरडी को उठा के डायरेक्ट सेल के न्यूक्लियस में से दबा के छोड़ देते हैं, डायरेक्ट डाल देते हैं। क्लियर। इसमें माइक्रो इंजेक्शन की सहायता से आरडी को सीधे कोशिका की केंद्रक में डाल देते हैं। ये काम लैब के अंदर माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हुए किया जाता है, ऐसे डायरेक्ट उसके अंदर डाल देते हैं। क्लियर, बात समझ में आई। दूसरी है बायोलिस्टिक या जीन गन विधि। इसके अंदर एक छोटी सी गन होती है। गन ऐसी नहीं होती कि कोई बड़ी गन है और लेके खड़े हो गए, ऐसी कोई गन नहीं होती। छोटी सी गन होती है और उसकी जो गोलियां होती है वो सोने की या टंगस्टन धातु की होती है। किसकी? सोने की या टंगस्टन। इन सोने की और टंगस्टन धातुओं की जो गन है, इसके ऊपर डीएनए को लपेट कर और उच्च वेग से दाग दिया जाता है और डायरेक्ट वो किसके अंदर चली जाएंगी, इस होस्ट के पास चली जाएंगी, इस कोशिका के पास चली जाएंगी। और उसमें हमने पहले से छेद बना रखे हैं तो ज़्यादा जोर नहीं आएगा। पहले से छेद कैसे बनाए थे, उसमें कैल्शियम से ट्रीट करके पहले से बना दिया था। इसमें छेद तो पहले से बना दिए थे, अब भेजना है। तो यहाँ पे भेजने की दूसरी विधि कौन सी है? शॉटगन विधि। कौन सी? या बायोलिस्टिक या जीन गन विधि भी बोल सकते हो आप। इसमें एक छोटी सी गन के सारे गोलियों के ऊपर डीएनए को लपेट कर लेपित करके उच्च वेग से दाग दिया जाता है और डायरेक्ट उसके अंदर चली जाएगी। क्लियर, आई बात समझ में? ठीक है। यहां पर है आनुवंशिक पदार्थ का पृथक्करण। अब ये बात पहले बतानी चाहिए थी लेकिन ये बात घूम के आ गई, चलो अब बता देते हैं कि भाई आप आनुवंशिक, ये कोशिका है, ये कोशिका है, इसमें डीएनए पड़ा है। अब यहां पर तैयार है डीएनए के लिए, यहां पर तैयार है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, यहां पे तैयार है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यहां पे तैयार है प्लाज्मिड, जिसके सारे हम जोड़ेंगे इसको। और यहां पे तैयार है आरडी को प्रवेश करवाने के मेथड, आरडी को प्रवेश करवाने के मेथड। लेकिन सबसे पहली बात यह है, सबसे पहली बात यह है कि इस डीएनए को निकाले कैसे। इस डीएनए को निकालेंगे तब इतनी टेक्निक अप्लाई करेंगे हम।
तो निकाले कैसे इस डीएनए को? समझ में आ रही है बात? ये बात अब आपके हिसाब से आप क्या बोलोगे, सर ये बात तो पहले पहले हो जानी चाहिए थी। कोई नहीं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहे हैं अपना, ठीक है। तो ये बात है कि इस डीएनए को इस कोशिका से बाहर कैसे निकालें। तो इसको बाहर निकालने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे यदि पादप कोशिका है तो सेल्यूलेज एंजाइम से इस सेल वॉल को तोड़ दिया जाता है। कौन से एंजाइम से? यदि जीवाणु कोशिका है तो लाइसोजाइम एंजाइम से तोड़ दिया जाता है। यदि कवक की कोशिका है तो काइटिनेज एंजाइम से तोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लो ये पादप कोशिका हमने सेल्यूलेज डाल दिया, सेल्यूलेज डालने से ये टूट गई और इस सॉल्यूशन के अंदर ये डीएनए बाहर निकल गया। हमें कौन सा डीएनए दिख रहा है? कोई दिख थोड़ी रहा है, बस ये टूट गई। अब आपको इस कोशिका को आपने तोड़ा तो कोशिका में अकेला डीएनए थोड़ी होता है, इसमें आरएनए भी है, प्रोटीन भी है। छोटे टुकड़े तो मान लो अलग हो जाएंगे, लेकिन ये जो बड़े टुकड़े हैं, बृहद अणु हैं, इनको कैसे निकालें और इनसे कैसे डीएनए को अलग करें? तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर प्रोटीएज एंजाइम डाल देते हैं। कौन सा? प्रोटीएज एंजाइम का वर्क होता है ये प्रोटीन को तोड़ देता है। क्लियर? तो प्रोटीन टूट गया सारा। फिर आरएनएज एंजाइम डाल देंगे। आरएनएज एंजाइम आरएनए को तोड़ देगा। डीएनएज नहीं डालेंगे, नहीं तो डीएनए टूट जाएगा, फिर तो बचा ही क्या। अब इसको चिल्ड एथेनॉल के साथ, चिल्ड एथेनॉल के साथ इसको हम इस डीएनए को पेरिसिपेट के रूप में यानी अवक्षेपण के रूप में ऊपर प्राप्त कर लेंगे इसे, और फिर इसको बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकाल कर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालेंगे जिससे कट जाएगा। कटने के बाद इसको देखने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद प्लाज्मिड से भी इसी के अंदर कट लगाएंगे। फिर इसको जोड़ देंगे लाइगेज एंजाइम की सहायता से। फिर हम जिस जीवाणु कोशिका जिसको आप होस्ट कह रहे हो उसमें आपको इसकी कॉपी करवानी है, उसको तैयार करोगे। तैयार करने के लिए उसको कैल्शियम से ट्रीट करोगे। उसके बाद में आपको आरडी के 2 मेथड दे रखे हैं। एक तो कौन सा दे रखा है? सूक्ष्म अंतःक्षेपण। और एक कौन सा दे रखा है? जीन गन विधि। उससे उसके अंदर डाल दोगे। समझ में आ गई बात? समझ में आई? तो ये तरीका है डीएनए को बाहर निकालने का। क्लियर? डीएनए झिल्लियों से घिरा रहता है, इसलिए कोशिका को तोड़कर डीएनए को निकाला जाता है। डीएनए दूसरे वृहद अणुओं जैसे आरएनए और प्रोटीन के साथ मोचित होता है। ये बात मैंने बता दी। यह तभी संभव है जब जीवाणु कोशिका को लाइसोजाइम से, पादप कोशिका को सेल्यूलोज से, कवक कोशिका को काइटिनेज एंजाइम से तोड़ा जाए या संसाधित किया जाए। आरएनए को आरएनएज तथा प्रोटीन को प्रोटीएज एंजाइम से अलग कर दिया जाता है। इसके बाद चिल्ड एथेनॉल शोधित करके डीएनए को अवक्षेपित। क्लियर? समझ में आ गई? ये बात वापस से एक तरीके से दे रखी है इसने कि जैसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा डीएनए के विशिष्ट स्थलों पर कट लगाना। तो ये विशिष्ट स्थलों पर कट लगाता है, ये बात तो हमारी पहले भी आ गई। फिर पृथक डीएनए को अलग करना हम कर लेते हैं कौन सी विधि से? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। ध्यान कर लो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटते ही जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप याद रखो। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा, फिर कौन सी विधि? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पीसीआर, ये एक अलग ही बात है, ये आपको समझ में भी आ जाएगी अच्छे से। पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या मतलब होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये जो मेथड है वो एक वैज्ञानिक ने खोजा था जिसका नाम था कैरीमुलिस। क्या नाम था?
और कैरीमुलिस ने ये खोजा और इसमें ये बताया कि ये जो डीएनए है, पीसीआर में क्या होता है, ये जो डीएनए है इसकी कुछ ही समय में कई कॉपियां तैयार की जा सकती है। एक क्रांतिकारी परिवर्तन था बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जब कैरीमुलिस ने पीसीआर के बारे में खोजा। एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आ गया, इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बना दिया इसने। इसने पीसीआर जैसी टेक्निक खोज दी जिससे ये कर दिया गया कि जो डीएनए है वो कुछ ही समय में मल्टीपल हो जाता है। यानी एक डीएनए का टुकड़ा लेगा, उसको मशीन में डालेगा और कुछ ही समय में उसकी कॉपी तैयार करके दे देगा डीएनए की। तो डीएनए की कॉपी तैयार होने में टाइम लग रहा है, प्लाज्मिड और धीरे कर रहा है, ये तो मशीन से डबल करके दे देता है। 2 कॉपी निकालते हैं, वैसे डीएनए की 2 कॉपी निकालना स्टार्ट हो गई। तो ये कैरीमुलिस का एक क्रांतिकारी परिवर्तन था बायोटेक्नोलॉजी के जगत में। यहाँ पर एक जीवाणु है उसका यूज किया जाता है, थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस ये 72 डिग्री टेम्परेचर को सहन कर लेता है, तो इसलिए ये 72 डिग्री से ज़्यादा भी सहन कर लेता है। इसलिए ये जो टेक्निक है वो 94 डिग्री ताप पर चलती है। तो ऐसी टैंक 94 डिग्री ताप पर और 72 डिग्री 94 डिग्री इतने ताप पर अगर इसको सहन कर लेता है तो ये यहाँ पे काम कर रहा है। और थर्मस एक्वाटिकस से इसने एक एंजाइम निकाला जिसका नाम था टैग पॉलीमरेज एंजाइम। कौन सा? ये क्या करता है, ये डीएनए के आगे जुड़कर यहाँ जोड़ दिया और यहाँ जोड़ दिया, कुछ ही समय में ये न्यूक्लियोटाइड का बहुलीकरण करने लग जाता है। जैसे ये TCG से जोड़ने लग जाता है। तो जैसे अगर जुड़ रहा है तो डीएनए बन रहा है। ठीक है, क्लियर? आई बात समझ में? ठीक है, देखो इस विधि का विकास कैरीमुलिस ने किया था। इस तकनीक के द्वारा बहुत ही कम समय में डीएनए की अनेक कॉपी तैयार की जा सकती है। इस विधि में टैग पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है जो थर्मस एक्वाटिकस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। क्लियर? इस टेक्निक में क्या करते हैं, सबसे पहले तो करते हैं निष्क्रियकरण, यानी जो डीएनए का सैंपल लेते हैं, ये डीएनए का सैंपल है, ये डीएनए का सैंपल है, इसका निष्क्रियकरण करते हैं। निष्क्रियकरण करने के लिए क्या करते हैं, वो 94 डिग्री सेंटीग्रेड ताप देते हैं उसको। कितना? इतने ताप पर ये जो डीएनए के जो हाइड्रोजन बंध है वो टूट जाएंगे और दोनों लड़ियां अलग अलग हो जाएंगी। क्लियर? उसके बाद में तापानुशीलन प्रक्रिया के अंदर वो इससे प्राइमर जोड़ देंगे। प्राइमर एक प्रकार से छोटे न्यूक्लियोटाइड का टुकड़ा ही होता है, छोटा सा, जो अभिक्रिया को शुरुआत करवाता है। तो मान लो इसमें प्राइमर यहाँ जोड़ दिया गया और इसमें प्राइमर यहाँ जोड़ दिया गया। इसके बाद में टैग पॉलीमरेज डालेगा और प्रसारण विधि होगी, और टैग पॉलीमरेज जब इसके साथ में जुड़ेगा, टैग पॉलीमरेज इसके जब साथ में जुड़ेगा तो ये डीएनए की लड़ी को बनाना स्टार्ट कर देगा। तो एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाएंगे और फिर इस एक डीएनए से 2 डीएनए बन गए, फिर ये वापस से घूम के आएगी ये प्रक्रिया और ऐसे चलती रहेगी लगातार। क्लियर? ये डीएनए है। पहली प्रक्रिया में इसको निष्क्रिय करेंगे। क्या करेंगे? इसके लिए वो टेम्परेचर देते हैं 94 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर। इतने में इसके दोनों हाइड्रोजन, इसके जो हाइड्रोजन बंध टूट जाएंगे और दोनों लड़ियां अलग अलग हो जाएंगी। फिर इससे प्राइमर जोड़ देगा, छोटे छोटे टुकड़े। प्राइमर एक प्रकार का छोटा न्यूक्लियोटाइड का खंड होता है जो अभिक्रिया को शुरुआत करवाता है। जोड़ दिया। जैसे ये जोड़ने के बाद फिर इसमें डाल देगा वो टैग पॉलीमरेज एंजाइम। जैसे टैग पॉलीमरेज एंजाइम डालेंगे तो टैग पॉलीमरेज एंजाइम इनके आगे आके जुड़ जाएंगे और अभिक्रिया को चालू करवाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये लड़ी इधर बन जाएगी, ये लड़ी इधर बन जाएगी। अगर ये ऐसा हो रहा है तो एक ऊपर बन गई पूरी, एक नीचे बन गई, तो बन गई नीचे 2 बन गई, और ये नीचे 2 बनी हुई दिखा रखी है। अब ये बोल रहा है कि यहाँ से इस चक्कर को बार बार चालू कर लो आप। 30 चक्कर 30 चक्कर दिखा रखे हैं ये। हाँ, अगर इस प्रक्रिया को बार बार चालू करेंगे तो चालू रहेगी और डीएनए बनता रहेगा।
इस डीएनए के सैंपल को 94 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखते हैं, जिससे हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं और द्विरज्जु की आरएन डीएनए एक रज्जु की बन जाता है। 2 लड़ियां थी और एक एक बन गई। तापानुशीलन 10 मिनट से कम समय के लिए मिश्रण को 50 से 60 डिग्री ताप पर ठंडा करते हैं और उसके साथ क्या जोड़ देते हैं, प्राइमर जोड़ देते हैं। प्रसारण, इस विधि में टेक पॉलीमरेज डाल देंगे अब, तो एंजाइम प्रत्येक प्राइमर के आगे आकर जुड़ जाता है तथा न्यूक्लियोटाइडों का बहुलीकरण करता है। यह क्रिया 72 डिग्री टेम्परेचर पर होती है। यह है पॉलीमरेज, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर। अब बात लास्ट की बात है बायोरिएक्टर की। हम बात करें तो बायोरिएक्टर का मतलब ये होता है कि चलो प्रोडक्शन करना है अपने को। क्या करना है, प्रोडक्शन करना है अपने को। तो प्रोडक्शन अगर हम कर रहे हैं तो प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि मान लो आप बोल रहे हो कि सर ये बायोटेक्नोलॉजी से वैक्सीन बन रही है। क्या बन रही है, वैक्सीन बन रही है। अब वैक्सीन बन तो रही है, अब लेब के अंदर 10 आदमियों को लगा के वैक्सीन बनाए तो पूरे भारत के लिए थोड़ी बना देंगे वो, जैसे कोरोना की वैक्सीन बने। इसके लिए तो एक बड़ा सा पात्र चाहिए, इसमें अनलिमिटेड बने। तो जब बहुत बड़े स्तर पर टेक्निक सब पता हो जाती है और बहुत बड़े स्तर पर संवर्धन करवाना होता है तो बायोरिएक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, ये एक प्रकार से एक पात्र होता है जिसके ऊपर सारी चीजें लगी होती है, जैसे टेम्परेचर का कंट्रोलर होता है, पीएच कंट्रोलर होता है, इसमें वायु जाने के लिए भी स्थान होता है, इसको अंदर हिलाने के लिए इसमें एक बेल्ट चलता रहता है, ऐसे पंखा चलता रहता है और वो मटेरियल को हिलाता रहता है। ठीक है, फर्मेंटर को ही बायोरिएक्टर कहा जाता है। ये एक बड़ा पात्र होता है जिसमें सूक्ष्म जीवों को तरल या ठोस माध्यम पर संवर्धित किया जाता है। या तो उसमें कोई लिक्विड डालेंगे या फिर कोई ठोस माध्यम डालेंगे, वांछित उत्पाद को अधिक मात्रा में प्राप्त किया जा सके, यानी ज्यादा क्वांटिटी में। बायोरिएक्टर में संवर्धन का आयतन कितना हो सकता है, 100 से 1000 लीटर तक। सूक्ष्म जीवों को करवा सकते हैं, पौधों को करवा सकते हैं, जंतु और मानव कोशिकाओं का उपयोग करते हुए जैविक रूप से विशिष्ट उत्पाद तैयार किए जाते हैं। सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला ये याद रखना है आपको, विलोडित होज बायोरिएक्टर सबसे ज्यादा काम में आने वाला कौन सा है। ये कैसा होता है, ये एक बेलनाकार होता है तथा इसका आधार नीचे घुमावदार होता है। आधार के घूमने के कारण रिएक्टर के अंदर की जो वस्तुएं हैं वो मिक्स होती जाती है और एक पाइप लगा के रखते हैं जिससे इसमें ऑक्सीजन जाती रहती है। बायोरिएक्टर के बारे में और देखें, समय समय पर हवा के बुलबुलों के रूप में रिएक्टर के अंदर ऑक्सीजन भेजी जाती रहती है। रिएक्टर में एक प्रक्षोभक तंत्र गर्म हो जाए तो एकदम से एयर को बाहर निकालने के लिए, जिसको आप बोलते हो ना, वो पंखे लगे होते हैं एग्जॉस्टर फैन की तरह से। ऑक्सीजन प्रदान तंत्र, एक ऑक्सीजन डालने वाला। झाग नियंत्रक, अगर ज्यादा झाग हो गए तो उनको कम करने के लिए। ताप, टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। पीएच भी, अगर ज्यादा अम्लीय और क्षारीय हो गए तो सारे सूक्ष्म जीव मर जाएंगे और प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। नमूना पात्र, जैसे सैंपल बीच बीच में निकालना हो देखने के लिए तो पूरी टंकी को न खोल के एक छोटा सा होल रखते हैं, उसमें से निकाल के देख लेते हैं भाई कितना बना कितना नहीं बना। ठीक है, ये दिखा रखा है आपको बायोरिएक्टर के बारे में। ठीक है, और ये देखो, ये इसमें मोटर लगी हुई है, पीएच कंट्रोलर है, ये इसमें ये बेल्ट घूम रहा है। ठीक है, ये थोड़ा स्टैंडर्ड है। और ये चपटे फ्लक वाला प्रेरक है और सारी चीज़ें इसके ऊपर दिखा रखी है। और बीच बीच में एयर डालने की, वाष्प के लिए है ये, अम्ल क्षार पीएच के लिए है ये। ठीक है, इस प्रकार का एक टंकी सी होती है, उसमें किया जाता है। अनुप्रवाह संसाधन, यानी अनुप्रवाह संसाधन ये होता है कि आपने जितना प्रोडक्ट बन गया, अब वैक्सीन बन गई और वैक्सीन को मार्केट में भेजने से पहले, उसकी मार्केटिंग करने से पहले उसकी जांच होती है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग होती है। तो अलग अलग जो क्वालिटी कंट्रोलर होते हैं उसको चेक करते हैं, उसको कहा जाता है अनुप्रवाह संसाधन। यानी सामूहिक रूप से इन चीज़ों को क्या कहा जाता है, फिर इन पर लेबल लगा के मार्केट के लिए निकाल दिया जाता है। जैव संश्लेषित अवस्था के पूर्ण होने के बाद उत्पाद मार्केटिंग के लिए भेजे जाने से पहले कई प्रक्रमों से होकर गुजरते हैं। इन प्रक्रमों में पृथक्करण, शोधन शामिल है। इसे सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, अनुप्रवाह संसाधन। उत्पादक को उचित परिरक्षक के साथ सहरूप करते हैं। प्रत्येक उत्पाद के लिए
क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग की आवश्यकता होती है। क्लियर? आ गई बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ